एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुकासा सेनकू को मार चुका है और यहाँ ताइजू और यूजुरिया दोनों ही सेनकू की मौत पर काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, जिस पर ताइजू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सेनकू, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, तुम यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकते, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जहाँ सुकासा ताइजू और यूजुरिया से कहता है मैंने वादे के मुताबिक उसे बिल्कुल भी नहीं तड़ पाया, उसके दोस्त होने के नाते तुम्हें उसे एक अच्छी विदाई देनी चाहिए। जहाँ सुकासा सोचता है जब तक यूजुरिया बंधक बनी रहेगी तब तक ताइजू मुझ पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ताइजू को सेनकू की मौत से गुस्सा आता है और वो मुझ पर पागलों की तरह हमला करता है तो मैं इसे भी मार दूंगा। जहाँ पर ताइजू एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। यहाँ सुकासा और यूजुरिया ये समझ रहे होते हैं कि ताइजू अब सुकासा पर हमला करने वाला है, लेकिन ताइजू उस पत्थर को उठाकर बोलता है फिक्र मत करो यूजुरिया, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे माफ करना कि चीजें ऐसे मोड़ पर आ चुकी हैं। जिस पर यूजुरिया कहती है कोई बात नहीं ताइजू, ये हम तीनों का वादा था, ये पक्का काम करेगा। ताइजू उस बड़े से पत्थर को उठाकर हवा में फेंक देता है बहुत ऊंचाई पर। सुकासा यही सोच रहा होता है कि इसने ये हवा में क्यों फेंका, जबकि मुझे पता है ये एक झांसा है। ताइजू सोचता है मुझे पता है सुकासा मुझ पर से अपनी नजर बिल्कुल नहीं हटाएगा और यही हमारे लिए रास्ता खोलेगा। तभी दूसरी तरफ यूजुरिया अपने सामान के पास भागती है, जहाँ यूजुरिया को पता होता है कि सुकासा की सोच यही बताती है कि ताइजू मेरी रक्षा करेगा। मुझे लगता है कि इस स्टोन वर्ल्ड में ये सोच बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा सेनकू ने कहा था विज्ञान सभी के लिए एक जैसा है। यूजुरिया उस बारूद के बर्तन को उठाकर सुकासा के ऊपर फेंक देती है और सुकासा उस मटके को अपनी एक ही लात में तोड़ देता है, जिससे कि सारा बारूद इधर उधर फैल जाता है। तभी वो पत्थर जो ताइजू ने हवा में फेंका था नीचे बारूद पर गिर जाता है और उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी मदद से ताइजू और यूजुरिया वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे सीन में ताइजू सेनकू को उठाकर भाग रहा होता है और यूजुरिया भी उसके पीछे ही होती है। जहाँ ताइजू कहता है ये सही है ना सेनकू, तुमने ही कहा था अगर हमें भागना ही है तो हम साथ में भागेंगे, मुझे किसी और की कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, सभ्यता को वापस बनाने से पहले तुम बिल्कुल नहीं मर सकते। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ सुकासा अकेला खड़ा होकर ये सोच रहा होता है आखिर उनका भागने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। मैंने उसकी गर्दन बिल्कुल तोड़ दी थी, हो ही नहीं सकता कि वो लोग सेनकू को जिंदा कर पाए, वो भी इस स्टोन वर्ल्ड में जहाँ दवाइयाँ भी नहीं है। यहाँ ताइजू सेनकू को फिर से उठाने की कोशिश कर रहा होता है। ताइजू कहता है मुझे कैसे भी करके सेनकू को वापस लाना ही होगा, जिस पर यूजुरिया ताइजू से कहती है तुम्हें सेनकू की गर्दन का ध्यान रखना चाहिए, सुकासा ने सेनकू की गर्दन पर हमला किया था, सेनकू ने खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। जहाँ ताइजू को कुछ याद आता है और हमें कुछ पिछले सीन्स दिखाई जाते हैं, जहाँ ताइजू से एक लड़का पूछ रहा होता है अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी लवर ही बचती है तो तुम क्या करोगे। जहाँ यूजुरिया कहती है शायद मैं इस बारे में फैसला ना कर पाऊँ, जिस पर सेनकू जवाब देता है मैं वो इंसान बनूंगा जो सबको बचाएगा बिना किसी की मौत के, मैं ऐसा कोई तरीका खोजूंगा जिससे सब बच सके। सेनकू कहता है ये किताब एकदम कचरा है। जहाँ ताइजू कहता है सेनकू खुद को कभी कुर्बान नहीं करेगा और न ही किसी और को होने देगा, जिस पर ताइजू अपने दिमाग पर जोर डालता है सेनकू की हर एक चीज और हर एक बात पर नोटिस करने के लिए और कहता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ कोई तो ऐसा सुराग होना चाहिए जो उसने हमारे लिए छोड़ा हो। जिस पर यूजुरिया कहती है उसकी गर्दन। ऐसा लग रहा था जैसे कि सेनकू खुद सुकासा से ये चाहता था कि वो उसकी गर्दन पर हमला करे। जब भी ताइजू सोचता है अब तुमने कहा है तो मुझे याद आया जब से मैं उठा हूँ वो तब से ही अपनी गर्दन बहुत ज्यादा चटका रहा था, जबकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। जहाँ ताइजू देखता है सेनकू की गर्दन पर अभी भी वो पत्थर लगा हुआ होता है, जिस पर ताइजू कहता है जब मैंने तुम्हारे पैर का पत्थर हटाया था तो सेनकू ने कहा था कि छोटी मोटी चोटें पत्थर हटाते में ठीक हो जाती हैं। तभी यूजुरिया ताइजू को वो लिक्विड देती है और ताइजू उस लिक्विड को सेनकू की गर्दन पर डाल देता है। ताइजू कहता है उसकी गर्दन से पत्थर पूरी तरह से हट नहीं पाया था तो शायद सेनकू की गर्दन इससे ठीक हो सकती है और ठीक वैसा ही होता है। सेनकू की गर्दन बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है। ताइजू बड़ी तेज चिल्लाकर बोलता है अब उठ भी जाओ, मुझे पता था तुम ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं मरने वाले क्योंकि तुम ही हमारे लिए हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर हमें पिछले सीन दिखाए जाते हैं जब सेनकू भी पत्थर बना हुआ था और सेकंड्स गिन रहा था, जिस पर सेनकू सेकंड्स गिनते गिनते कहता है इसका मतलब मुझे यहाँ पत्थर बने हुए 3718 साल हो चुके हैं और ये वसंत का मौसम चल रहा है और अगर मुझे जिंदा होना है तो इस वसंत में ही होना होगा। तभी सेनकू के ऊपर से पत्थर हटने लगता है और सेनकू वापस से
अपने होश में आ जाता है। यहाँ सैनकू सोचता है मुझे ये कहानी बनाकर सबको अच्छे से सुनानी चाहिए और मैं 10 बिलियन% पक्का हूँ अगर मैं ताइजू जैसा होता तो पक्का यही करता। सैनकू उठता है और कहता है मेरा सबसे पहला काम है इस शरीर को वातावरण से बचाना। सैनकू जहाँ लेटा होता है वहाँ पर पत्थरों से अपनी पोजीशन बना देता है और उस सभी पत्थर को जांच के लिए दफना देता है जो उसके शरीर पर से हटे थे। तभी वहाँ कुछ बंदर आ जाते हैं और सैनकू को इतना चमकता हुआ देखकर वहाँ से बड़ी तेज भाग लेते हैं। सैनकू अपने मेन पार्ट को पत्थरों से ढक लेता है और कहता है अच्छा तो सभ्यता इस हमले से बच नहीं पाई, जिसका मतलब है कि मैं इस प्लेनेट का पहला चमकता हुआ बंदर हूँ। जहाँ सैनकू कहता है ये इतने सारे सेकंड्स गिनना बड़ा सरदर्द है, ऊपर से पृथ्वी भी गोल घूम रही है जहाँ ये हर कुछ सालों में 1 सेकंड धीमी हो जाती है। इसी के चलते सैनकू एक पत्थर पर प्रेजेंट टाइम की डेट लिख देता है जो कि 0 साल और 1 अप्रैल है। सैनकू बोलता है यही वो टाइम है जहाँ से सब कुछ शुरू होगा। जहाँ सैनकू कुछ लकड़ी लेकर आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन बेचारा नाकाम हो जाता है क्योंकि इसका बस दिमाग ही ताकतवर है, बॉडी नहीं। जिस पर सैनकू कहता है मैं ताइजू जैसा मॉन्स्टर नहीं हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ऐसे आग जला पाऊँ जबकि यहाँ वसंत का वक्त चल रहा है। जिस पर इसे कुछ आइडिया आता है और ये सोचता है ये बिल्कुल सही है, ना तो मेरे बड़े बड़े दांत हैं और ना ही पंजे, मैं सिर्फ एक एक करके ही आग जला सकता हूँ। इसके बाद सैनकू कुछ पत्थरों को ले लेता है और उससे आग जलाने की कोशिश करता है। जहाँ सैनकू सोचता है मुझे कोशिश करते रहना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे बिल्कुल सही शेप का पत्थर बनाना होगा। और यहाँ सैनकू आग जलाने के बजाय उन चिकने पत्थरों से जो उसने पानी से उठाए थे उनसे अपने लिए एक हथियार बना लेता है। इसके बाद सैनकू कुछ पेड़ की जड़ों को एक साथ मिलाकर उनसे एक रस्सी तैयार कर लेता है और इसके बाद फिर सैनकू आग जलाने की कोशिश करता है और कहता है ऐसे कुछ ही जीव हैं जो आग जलाने का ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही खास प्रजाति है जो विज्ञान का इस्तेमाल करती है। सैनकू सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने के बाद आग जलाने में कामयाब हो ही जाता है। इसके बाद सैनकू सुबह में फिर से काम पर लग जाता है। ये बेचारा हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है लेकिन इससे हो नहीं पाता। जहाँ सैनकू एक जाल बनाता है शिकार करने के लिए, ये सोचते हुए कि अभी इस वक्त जो भी मेरे पास है मैं उस सब का इस्तेमाल करूंगा। और उस जाल की मदद से सैनकू भाई हिरन का शिकार कर लेते हैं और उसे पकड़कर ले आते हैं खाने के लिए। सैनकू यहाँ बहुत सारी चीजें बनाता है और इसी में कई महीने बीत जाते हैं। जिस बंदे ने कभी मेहनत नहीं की वो 6 महीने तक इतनी मेहनत करता है और इतना सब कुछ बना लेता है। इतना काम करने के बाद सैनकू अपने लिए एक घर तैयार करता है जिसमें वो रह सके। जिस पर सैनकू बंदरों से ही बातें करने लगता है और कहता है लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं इस प्लेनेट पर बहुत कीमती हूँ, एक लौता इंसान, मैं कंकड़ों और टेक्नोलॉजी से सभ्यता को वापस फिर से बनाऊंगा और यही से इस सब की शुरुआत होगी। इसी के साथ एपिसोड 5 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।